ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। इन 3 जजों के नाम स्याह सफ़े पे लिखे जाएंगे। पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री की मिलिट्री इंटरवेंशंस में सिर्फ मिलिट्री नहीं थी जो इंटरवीन करती थी, उसके साथ पाकिस्तान की जुडिशरी ठप्पा लगाती थी। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला माने आपके का, हम काजी फायद ईसा का फैसला माने, हम 5 रुकनी बेंच का फैसला माने या 7 रुकनी बेंच का फैसला माने या 6 रुकनी बेंच का फैसला माने, ये तमाशा हमने लगाया है। मुल्क इस वक्त तकसीम, इंतशार, गैर यकीनी और टकराव जैसे अल्फाज की अमली तस्वीर बना हुआ है। रियासती इदारे आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया गया है, करारदाद मंजूर कर ली गई है जिसमें कहा गया है कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फैसले को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इसके खिलाफ आइन फैसले को ना माना जाए, उस पर अमल ना किया जाए। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि आइन अदलिया की आज़ादी और सेपरेशन ऑफ पावर के तसव्वुर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो फिर इस करारदाद का मकसद क्या है? क्या इसका मकसद मज़ाहमत का सियासी बयानिया बनाना है? दूसरा ये कि फैसले पर अमल ना करने की सूरत में क्या ये करारदाद वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचा सकेगी? क्योंकि इससे पहले एक पार्लिमानी करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन मामलात से दूर रहने का मुतालबा किया गया था। लेकिन यह करारदाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को फैसला करने से नहीं रोक सकी। फिर चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को महदूद करने के लिए बिल पास हुआ जिसको 20 अप्रैल तक कानून बनना है, जिसके तहत हुकूमत को अपील का हक मिल जाएगा और बेंच की तश्कील भी चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस के इत्तेफाक से ही होगा। लेकिन इससे पहले हुकूमत को एक माइलस्टोन है जो अबूर करना होगा। अदालती हुक्म के मुताबिक 11 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स की ट्रांसफ़र करना है। अगर ये फंड्स ट्रांसफ़र ना हुए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अमल ना होने की सूरत में अदालत अहकामात जारी कर सकती है। इन हालात में हुकूमत ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। इन हालात में जब निज़ाम आइनी, सियासी और मुआशी बहरान में जकड़ा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि रियासत की बका के लिए जो ग्रिड लॉक है उसको टूटना तो है। देखना है कि इस सूरत में कौन किस हालत में होगा और किसके हाथ क्या लगेगा। इस तमाम मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मैं ज़रा अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रज़ा रूमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बिलखुसूस रज़ा भाई का काफ़ी अरसे के बाद जो है वो उनके साथ आज जो है वो बात हो रही है। आप तीनों जो मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट हैं, मैं ये चाहता हूँ आज की डिस्कशन थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो इस वक्त इशूज़ फेस कर रहा है, माजी में हमें इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। क्योंकि पहले ये होता था पाकिस्तान में कि अगर कोई डेडलॉक आता था तो इस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करती थी। माजी में कोई डेडलॉक आता था तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस डेडलॉक से निकालने की कोशिश करती थी और इन्हीं की वजह से क्राइसिस भी आता रहा और रिजॉल्व भी होता रहा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो ना जुडिशरी के फैसलों से हल होता दिखाई दे रहा है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रहने से या मुदाखलत करने से जो है वो हल होता दिखाई दे रहा है। ये प्योरली इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल इलीट जो है वो इस मसले को हल करने से कासर दिखाई दे रही है और इदारों की मजबूरी है कि अगर वो फैसला करें तो भी फंसते हैं और अगर चुप रहें तो भी बदनाम होते हैं। तो आज मैं ज़रा चाहता हूँ कि हम इस पर ज़रा ऐसी डिबेट करें जिससे कम से कम मुस्तकबिल की जो तस्वीर है वो वाज़े हो सके। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रा जो पहला सवाल है भट्टी साहब आपकी तरफ रखना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि पार्लियामान ने मुज़ाहमत का फैसला किया है, लार्जर पिक्चर क्या है, आगे क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, आइन ने हर शख्स का अख्तियारात का तयन किया हुआ है। पार्लियामेंट 3 दिन से मोहतरम नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर
रेफरेंस भेज दे तो भाई भेज दे, क्योंकि आप इधर करारदाद की तो कोई हैसियत नहीं है। करारदाद तो 1001 पेश कर दे। इस करारदाद से एक सिविल मजिस्ट्रेट का, एक सिविल जज का फैसले में कॉमा भी चेंज नहीं हो सकता। एक कामा भी नहीं चेंज हो सकता। मेरी ये राय है, दोनों मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, रूमी भाई और मुजम्मिल साहब। बज़ाहिर बादिउल नज़र में हुकूमत को बज़ाहिर शिकस्त नज़र आ रही है और वो शहीद होने के लिए रास्ता अपना रही है। मेरी इत्तला है 3 जमातों ने पार्लियामेंट में कहा है कि आप अदारों से टकराव ना करें। अब देखें, थोड़ा सा सियासी सिनेरियो देख ले, सिर्फ चंद सेकंड। पंजाब में किसका वोट बैंक है? 13 जमातों का इत्तेहाद है। क्या ANP का वोट बैंक है? कितनी सीटें हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब की कितनी सीटें हैं? MQM की कितनी सीटें हैं? नेशनल अवामी पार्टी की कितनी है? 2 मेन स्ट्रीम हो रहा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और फिर नून लीग। यहाँ PTI की, पीपल्स पार्टी की 6। तो मेरे ख्याल में ये मोहतरम शहीद होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये अदलिया के पर काटना चाहते हैं। जब कासम सूरी पर 100 मोटो इन्हीं जज साहबान ने लिया था, वो जायज़ था, तो आज 100 मोटो हराम कैसे हो गया? पहले इन्हें जस्टिस सजाद अली शाह पर शिकवा था, सिर्फ 30 सेकंड। फिर साकिब निसार साहब पर शिकवे थे, तीसरे आसिफ सईद खोसा साहब और मोहताब बंदयाल साहब। 4 चीफ जस्टिस साहबान इनके निशाने पे हैं। कैसे इन्हें मुतमिन किया जाए, वो भी कोशिश कर लेनी चाहिए। चलें, इस पे ज़रा जब डिबेट को ओपन करेंगे तो फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, गलत हैं। लेकिन जाहिर है इस मुल्क में फैसला मेरी मर्जी का है तो जज भी ठीक है, अदालत भी ठीक है, सब ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है। मेरे खिलाफ है तो फिर सब कुछ जो है वो गलत है। इस तरह ये मुल्क चलता रहा है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। वैसे रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल से क्या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फुल स्टॉप कॉमा बकौल भट्टी साहब के वो भी नहीं चेंज कर सकेगी? तो फिर ये सब करने का मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं? योर टेक ऑन। जी देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अदालती फैसले हैं वो सिर्फ अदालतें ही उनको बदल सकती हैं या ओवरटर्न कर सकती हैं अपील में या रिव्यू में। पार्लियामान के पास तो ये इख्तियार नहीं है। लेकिन पार्लियामान जो है वो ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद पहले नहीं हुआ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन ले आए। लेकिन ये सिर्फ सियासी गिमिक ज़्यादा है और ये सियासी जवाब है। चूंकि आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी इस वक्त बहुत सारे जजेस की उनको हिमायत नहीं है, जो कि आप देख चुके हैं खुलकर वो फैसले और अपनी रूलिंग्स दे चुके हैं उनकी। और 1 मैन शो का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया एक मोसेस जज साहब ने। तो ये उसका भी फ़ायदा उठा रही है हुकूमत और पार्लियामेंट कि वो ये बता रही है कि आपके जो फैसले हैं जो कि आपने फुल कोर्ट के थ्रू नहीं किए बल्कि एक मखसूस बेंच के ज़रिए आप मुस्तकिल फैसले दे रहे हैं, तो वो उसका एक सियासी जवाब भी है। लेकिन क्या ये जो रज़ा भाई, मैं ज़रा रज़ा भाई ये आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा। मैं ज़रा ये कल मेरी कुछ PMLN के और पीपल्स पार्टी के लोगों से वैसे बात हुई। दे वर अनहैप्पी विद दिस रेजोल्यूशन, क्योंकि रात में ये फैसला हो गया था कि ये जा रहे हैं करारदाद एक और लेके। वो कह रहे थे कि हम मतलब वो कहते हैं ना बादल ना ख्वास्ता, वो कहते हैं काम तो ये कर रहे हैं लेकिन देखें क्या होता है। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो ज़ाहिर है कुछ लोगों से बात हुई। सो जो आप बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है। अंदर के लोगों को भी पता है कि हम कह तो रहे हैं लेकिन इससे हम बहुत कुछ तब्दील नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ करना क्या हुकूमत को किसी भी सूरत बचा सकता है या वज़ीर आज़म को बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो हतमी फैसला है उससे? देखिए, बचा तो बिल्कुल नहीं सकता। वो फैसला तो बिल्कुल कायम है, वो स्टैंडिंग फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो आइन के मुताबिक लाजिम है हर इंस्टीट्यूशन पर, हर एजेंसी पर, हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट के ऊपर। मगर यहाँ पर वाकया कुछ इस तरह से है कि ये जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये भी एक स्ट्रेटजी ज़रूर है या तो सियासी शहीद बनने की या ये कि कम से कम अवाम में जो अपनी जो खोई हुई उनकी जो बेस है जो पजीराई, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग को पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है सियासी तौर के ऊपर। एक तरफ तो इमरान खान साहब का कामयाब जारहाना बयानिया भी है और ऊपर से जो उनके माशी फैसले उन्होंने किए हैं IMF के प्रोग्राम के लिए, वो उसमें जो महंगाई का
बोझ इस वक्त अवाम पे पड़ा हुआ है जो कि खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसमें इजाफा ही हो रहा है और भी इजाफा होगा। तो वो रजा भाई देखिए, लेट्स कंपेयर इट, बिकॉज ये नैरेटिव अब सेल करना इसलिए मुश्किल होगा कि एक साहब इमरान खान साहब पिछले 1 साल से इलेक्शन कैंपेन में हैं, इज क्रिटिसाइजिंग एस्टैब्लिशमेंट, अगर जरूरत पड़े तो वो अदालत को भी सवालात करने लगते हैं, ओए ओए भी कर देते हैं, धमकी भी दे देते हैं, बिकॉज वो टेक ऑन करते हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, गवर्नमेंट हो उनको। दूसरी तरफ अगर ये गवर्नमेंट ये सहारा लेना चाहती है कि देखे जी इन 3 जजेस ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, सो ये लार्जर पिक्चर में जो हमें दिखता है वो ये दिखता है कि एक पार्टी इलेक्शन चाहती है और बाकी पार्टीज कहती हैं हमने इलेक्शन में नहीं जाना। तो क्या अवाम में वो नैरेटिव सेल होगा कि एक सियासी जमात कहे हमने इलेक्शन में जाना है और बाकी कहे हमने नहीं जाना? जरा इसको क्रिटिकल एनालाइज कीजिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल इलेक्शन तो वो नहीं करवाना चाहते, ये तो वो कह चुके हैं, मतलब एब्सोल्युटली क्लियर है, उसमें तो कोई इबाहम नहीं रहा। वो कम से कम अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हों ताकि निगरान हुकूमतें जो है सब हर जगह मौजूद हों, फिर इलेक्शन होगा, 2 सूबों में पहले हो जाते हैं और बाद में जनरल इलेक्शन होता है, तो वो भी एक मसला बनता है और उसमें भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। मगर देखिए, उससे बड़ा इशू ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गालिबन इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहती, जो कि तासुर बहुत ज़्यादा उभरा है। और ये जो पार्लियामेंट और ख़ुसूसन ये जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, ये उनकी मर्जी के बगैर ऐसी रेजोल्यूशन भी नहीं पास कर सकते, चूँकि उनको भी इससे सपोर्ट है। तो अभी जो रवायती पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट रही है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का एक जिसे कहते हैं जॉइंट उनका स्टांस रहा है। लेकिन इस वक्त हर जगह तकसीम दिखाई देती है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो रवायती इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासी मैदान हो। तो ये इस तकसीम का जो नुकसान हो रहा है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला, आप ठीक कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल ब्लंडर्स नहीं है, बल्कि वो पोलराइजेशन है जो सोसाइटी में ओवरऑल हो चुकी है। और जुडिशरी के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर भी हमें वो पोलराइजेशन दिखाई दे रही है कि जो असल मसला पाकिस्तान में तकसीम का बन गया है। मुजम्मिल साहब, लेट मी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट कि आप उन चंद सहाफ़ियों में से थे, बल्कि आपसे गपशप भी हो रही थी, आप कह रहे थे कि ये करारदाद लेके आएंगे और पार्लियामान के जरिए जो है ये जवाब देंगे। सो वो तो बात दुरुस्त हुई, लेकिन ये बताएं कि क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि हम चाहे लीगल, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिससे भी बात करें, वो सब ये कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन ये बचा नहीं सकेगा अदालत के फैसले से हुकूमत वक्त को। मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है, ये कोई फाइनल स्टेप नहीं है, ये तो फर्स्ट मूव है आज पार्लियामेंट से। देखिए, 2 काम हुकूमत ने करने हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। एक काम उन्होंने करना है कि उन्होंने 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को देने हैं, इलेक्शन कमीशन को देने हैं, और दूसरा काम करना है कि सिक्योरिटी देनी है। सिक्योरिटी के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास उन्होंने बुला लिया है, उसमें चारों सर्विसेज चीफ्स को बुला लिया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ को बुला लिया है, उसमें सिक्योरिटी पे बात हो जाएगी और उसका एलामिया हमें कल बता देगा कि क्या इस मुल्क के इदारे जो हैं वो कोई नेवी देने के लिए तैयार है, कोई एयरफोर्स वाले अपनी कितनी फ़ोर्स देने को तैयार हैं, आर्मी वाले कितनी फ़ोर्स देने को तैयार हैं, रिटायर्ड लोग कितने आने को तैयार हैं। तो वो तो कल का एलामिया आपको वो पिक्चर क्लियर कर देगा कि कितनी पाकिस्तान के फोर्सेज अपनी कितनी फोर्सेज देने के लिए तैयार हैं। और वो जो भी एलामिया होगा वो सुप्रीम कोर्ट को बता दिया जाएगा कि हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया, उसमें ये बात रिजॉल्व हुई और उसका ये एलामिया है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, आप ले लें और उसके बाद जो आपने करना है आप कर लें। अब दूसरी बात रह जाती है 21 अरब रुपए देने की। मैं समझता हूँ उसका सोल्यूशन ये करारदाद नहीं है, ये उसका पहला कदम है। उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि ये एक मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में लाएंगे, लाना चाहिए इनको, और कहें कि जी चूंकि पिछले बजट में तो 21 अरब रुपए हमने नहीं रखे थे इस इलेक्शन के लिए और ये सरप्राइज है हमारे लिए कि कराना है, तो आप एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में मूव करें और वो कौमी असेंबली अगर उसको मंजूर कर दे तो 21 अरब रुपए दे दें, और अगर कौमी असेंबली वो फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दे और देने से इनकार कर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट को जाके बता दें कि ये जो पैसे के मामलात हैं, बजट के मामलात हैं, ये कौमी असेंबली की जो इजाज़त है उससे मशरूत हैं, इसीलिए हर साल बजट जो है वो पेश किया जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की अप्रूवल ली जाती है। तो लिहाजा अगर कौमी असेंबली वो सप्लीमेंट्री ग्रांट 22 अरब की 21 अरब की पास कर दे तो पैसे इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएं
और अगर कौमी असेंबली उसको गैर मंजूर कर दे तो पूरी कौमी असेंबली को सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में सजा दे दे। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, जितने लोग हैं सबको सजा दे देंगे। ये बात ठीक है। जो लोग भी फाइनेंस बिल के खिलाफ। अच्छा ये देखें ना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तो जब हम तो इसमें मेरे ख्याल में इसका नेक्स्ट स्टेप तो गो एड इसका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो फाइनेंस बिल लाया जाएगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ओके, अब हम ये एक ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, माने ना माने, हमें मुशर्रफ दौर याद है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेल किया, जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट भी बाद में चली और इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, अल्टीमेटली मानना पड़ा। PMLN यानी और PTI दोनों गए जी, गिलानी साहब को जल्दी से फारिग करें, आपके हुक्म की तकमील नहीं हो रही। इसी तरह PMLN को भी 2016 में मानना पड़ा, 17 में ये अदालत को मानना पड़ा। ये जिस तरफ मामला जा रहा है, अब दो रास्ते हैं ना, या आप कहें कि हम नहीं मानते, उसमें आप फाइनेंस बिल ले आए, पार्लियामान की करारदाद ले आए या अमल ना करें। दूसरा रास्ता यह है कि हम मानते हैं। अगर आगे जाके मानना पड़ा तो इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा, और अगर सिरे से नहीं मानना तो इसका क्लियर कट मतलब है कि पार्लियामान अपनी सुपरमेसी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को यह कह रही है कि नो मोर, हम आपको नहीं मानते, आपके इन 3 जजेस के फैसले को नहीं मानते। सप्लीमेंट्री ग्रांट बाद में आना, देर से आना, ये सब ऑब्वियसली एक ऐसी बहस है जो हमें ये बता रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं क्योंकि देखिए, अब आप गौर करें, इवेंट्स पे गौर करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, अच्छे बुरे की बहस में मैं नहीं जा रहा, हो सकता है मुझे इत्तेफाक और इख्तिलाफ हो, मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा, तो भी नहीं माना जा रहा। एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती है तो भी नहीं माना जाएगा, वो ना मुदाखलत करे तो भी नहीं माना जाएगा। इंस्टीट्यूशंस को तो हमने बराबर कर दिया है, खुद से भी बैठने को तैयार नहीं है। ये अलमिया मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है कि अगर वो डिफेंसिव हो भी जाएं दोनों इदारे, तो क्या पार्लियामान कोई सोल्यूशन निकाल रही है? भट्टी साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है आगे, अब जरा टेक्निकल बहस से निकल के आपको क्या लग रहा है आगे क्या होगा जब पार्लियामेंट कह देगी नो मोर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते, नहीं कर रहे इसके ऊपर अमल? एक और प्राइम मिनिस्टर समेत चंद लोग नाअहल होंगे। तो क्या होगा, नया वजीर आजम आ जाएगा? चंद तो व्हाट, ये अदालतों का काम नहीं होता कि इस रिएक्शन क्या है। उन्होंने जो एविडेंस है सामने, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। ये उनका इशू नहीं है ये फैसला पसंद किसको है, पसंद नहीं है किसको। देखिए सिंपल बात है, सवाल क्या है, आइन में क्या है। अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं 60 दिन में इलेक्शन, अगर तहलील कर दी जाती है वक्त से पहले 90 दिन में इलेक्शन, भाई आइन तरमीम कर लो, 18वीं अमेंडमेंट की थी ना, आप उसमें ये तरमीम कर लेते। उस पर वो हाई कोर्ट, अगर 90 असम्बलियाँ 2 सूबों की तहलील हो गई थी, राना सनाउल्लाह साहब, मरियम साहब, सबके बयानात मौजूद हैं। आज आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। अगर आप इलेक्शन नहीं कराती, हुकूमत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट रह गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 1947 से लेके आज तक बताया जिसका हुक्म किया और इंप्लीमेंट ना हुआ हो। 3 रेफरेंस तो आपने दे दिए। जुल्फकार अली भट्टो का फैसला मुतरादा समझा जाता है, वो भी 4-3 का फैसला था। जस्टिस चीफ जस्टिस वारुल हक थे, उनकी 3 मुखालफत की थी, 4 ने किया था, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ। गो के अदालतों से कोर्ट नहीं करती। यूसुफ रजा गिलानी ने खुद लेटर नहीं लिखना था, जैसे ये फाइनेंस का कहते हैं या सिक्योरिटी का कहते हैं, खारजा ने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया। इमरान खान साहब का, कासम सूरी का, नवाज शरीफ साहब खुद नाअहल हुए। तो लिहाजा ये बेवकूफ़ों वाली बात है। हमारे पॉलिटिकल लोग अगर इतने मिच्योर होते आदल, काश, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जानी नहीं चाहिए थी। आपस में बैठ जाते, 1-2 महीने आगे क्या पीछे क्या, पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देते। यही असम्बली है ना जिसे ये 18 में कह रहे थे जाली है, फराड है, खलाई मखलूक ने कराया, इसमें बैठना गुनाह कबीरा है। भट्टी साहब, अब ये बताएं, ये भी बड़ी टेक्निकल बहस है और ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामान ने अपनी दाढ़ी उठा के, या हुकूमतों ने अपनी दाढ़ी उठा के कभी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में दी है, कभी जुडिशरी के हाथ में दी है। इदारों से ज्यादा इनका कसूर है, बिकॉज ये सोल्यूशन नहीं निकालते। लेकिन बहुत कुछ है इसके बीच में, व्हील विद इन व्हील्स हैं, ये सिर्फ मसला इतना सादा नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, आपको क्या लगता है उसमें क्या होगा? सपोर्ट मिल जाएगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम कराने को तैयार हैं, हमारा जो मैंडेट है हम वो करेंगे काम। तो आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? मैं जरा ब्रीफ कीजिएगा, मैंने फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन आपको भेज, मेरी सिर्फ गुजारिश है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको भेजता हूं। फौज हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, नेवी हो, जितने इदारे हो,
वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंप्लीमेंट करने के। इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं दी गई। क्या अक्टूबर के बाद ये साल फिर कह दे कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हालात खराब हैं? क्या 18 में कितने दहशतगर्दी की वारदातें हुई थी, 13 में कितनी हुई थी, 8 में? इसके आर्काइव से आदिल अब्बासी मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। बड़ी साहब स्टे एट दिस पॉइंट। मुझे बस अब जरा ये बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है, मुझे ये बताएं कि क्या ये जमातें दोनों इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगी? टाइम को जो इंटरव्यू दिया है खान साहब ने, उससे भी पता चलता है कि नताइज का फाइनल कोई फैसला नहीं हुआ हुआ। तो क्या अगर इलेक्शन हो जाए, आप ये तो कह रहे हैं कि ये कह दें अक्टूबर में भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या खान साहब नताइज तस्लीम करेंगे इंतखाबात के? देखिए आदिल, यही बदकिस्मती है। ये 15वां साल है मुसलसल जमहूरियत का, लेकिन हमारे जमहूरी हुक्मरानों ने कुछ नहीं सीखा। अपने गंदे कपड़े कभी एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं, कभी अदलिया को। भाई खुद आपस में बैठो, कोई 19-20 है तो आइन में तरमीम कर लो। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वाकई कोर्ट का फैसला, आप मान रहे हैं कि नताइज भी तस्लीम नहीं किए? अगर एक तरफ अक्टूबर का इलेक्शन डूबियस है, खतरे में है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि इंतखाबात के नताइज माने भी जाए नहीं। रजा साहब आप बताइएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन नहीं मान रहे, वो रिजल्ट कैसे मानेंगे? यू आर 100% राइट। थैंक यू जी। रजा रूमी साहब, आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? मैं एनालिसिस दीजिएगा सर जरा, ये नहीं क्योंकि एक तो रिवायती गपशप होती है, लेकिन अपने एनालिसिस दीजिएगा। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलने जा रही है, या जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक तरफ हो गया वहां से भी कोई आवाज ना आ जाए? देखिए, बात यह है कि सिचुएशन तो काफी फ्लूइड है, और ये अभी तो कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये मामला कहां पर जाकर सेटल होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो रूलिंग पार्टीज का इत्तेहाद है और गवर्नमेंट है, उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्डक्ट रहा है पिछले कुछ अरसे से, वो अब उसका सियासी तौर पे सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने भी अपनी गिरफ्तारी को रेजिस्ट किया, अब पाकिस्तान में ये भी एक अनफॉर्चुनेट रवायत बन गई है कि यही किया जा रहा है अदालतों के साथ, कि जो अदालती फैसले या अहकामात हैं उनको रेजिस्ट करके पॉलिटिकल फील्ड में उसका एक पूरा शो और थिएटर लगाया जाए। ये आज जो पार्लियामेंट ने किया, ये भी एक थिएटर का एक भाव ही था, और क्या है। और कल भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी यकीनन वही बातें दोहराई जाएंगी कि इस वक्त जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं, और क्या जो सिक्योरिटी के पर्सनल मिल सकेंगे इलेक्शन के लिए, और यकीनन वही बातें जो हैं वो एक जिसे कहते हैं जॉइंट आवाज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट को ये पैगाम दिया जाएगा दोबारा से। क्योंकि देखिए, ये बड़ी टाइमिंग बड़ी माने खेज है कि आज पार्लियामान की रेजोल्यूशन आई है और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा। देखिए, आप ये ना भूलें कि इमरान खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है साबिक आर्मी चीफ के बारे में, तो वो जो भी करते रहे हैं उनको तमाम तर वो अपनी नाकामियों और मसाइल का जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। बल्कि अब उनके सपोर्टर्स ने और ख़ुद खान साहब ने भी एक दो बार जो है मौजूदा आर्मी चीफ को भी जो है वो उनका नाम भी लिया है, टारगेट भी किया है कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। उनके सपोर्टर्स तो खैर बहुत और बातें कह चुके हैं, आप सबके इल्म में सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो अब दोहराई जाती हैं और फैलाई जाती हैं, तो रिएक्शन तो आता है आदिल। देखिए ना, हमें ये ना भूलें कि अगरचे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई है पिछले एक साल के धक्कम पेल से, और अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुनक़सिम है, लेकिन वो पावरफुल इदारे तो हैं, वो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। सियासतदान तो आते जाते हैं, कभी नाअहल हो जाते हैं, कभी एग्जाइल में जाते हैं, कभी तो कुछ और हो जाता है। रज़ा साहब, आपके ख्याल में अब सर्वाइवल का है, चाहे मईशत, सियासत, माशरत कहीं भी चली जाए, लड़ाई अब सर्वाइवल की है? जी, अब ये लड़ाई जो है ये अभी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आदिल आपको एक बात ये ज़रूर बता दूं कि देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में बात कही थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में यहाँ फ़ौज या अदलिया वो आके ये मामलात सेटल कर देती है। आपको याद है कि 1993 में जनरल काकड़ ने नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान दोनों को घर भेज दिया था डंडा दिखा के। इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी हालिया तारीख में। आज वो एग्जाम्पल्स दोहराए नहीं जा सके क्योंकि पावर डिफ्यूज हो चुकी है और हर कोई जो है वो बैक फुट पर है। तो ऐसी सिचुएशन में बदकिस्मती से, और खुदा करे कि मैं बिल्कुल गलत हूँ और मेरे मुंह में खाक, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एनार्की जन्म लेती है और
मुल्क जो है वो एक सिस्टेमिक या सिस्टम के क्रैश की तरफ जाता है। जैसे कंप्यूटर क्रैश कर जाता है ना, उसमें कोई वायरस आ जाता है, तो इस वक्त भी सूरत हाल पाकिस्तान में वहीं जा रही है। ये मुझे तो, मेरी जाती नाकिस राय में तो ये इमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, अगर जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं किसानों ने होश ना किया और कोई रास्ता ना निकाला। जी मुझे एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल इसी तरह है, कई दिनों से हम यही बात कर रहे हैं। एक विन विन सिचुएशन भी हो सकती है कि अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी किसी स्टेज पे भी दिखाई जाए, तो मुझे लगता है इदारे इस दफ़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुदाखलत ना करनी पड़े, मसला किसी तरह हो जाए। विन विन भी हो सकती है क्योंकि ये पहली बार है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद समझ गए कि एक हद से आगे जाने में हमें क्या नुकसान होता है या हो सकता है। अगर पॉलिटिशियंस जो है वो समझदारी का सबूत दे, और अगर नहीं देते तो फिर जाहिर है इमरजेंसी या मार्शल लॉ का माहौल बन चुका है। अगर एक पार्लियामान का हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस तब्दील होते रहे, वो ना माने दीगर जजेस की बात, स्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी आवाजें आए, अवाम तो पहले ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। सो इस सूरत हाल से निमटने के ये दो ही तरीके हैं, एक ये कि सेंस प्रिवेल कर जाए, दूसरा हम सब जानते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने ट्वीट की है जिसमें कहा है कि अब पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है कि पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आइनी कानून लेकर आया और उन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से एक करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को उसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका तज्जिया इस बयान के ऊपर, ट्वीट के ऊपर? नहीं, बात यह है कि कल फोर्सेस कहते हैं कि हम फोर्स देने के लिए तैयार हैं, वो कोई हुकूमत के असर में तो नहीं है। इस मुल्क की अस्करी जो अफवाज हैं वो किसी सियासी हुकूमत के ज़ेर असर तो नहीं होती हैं, और वो तो अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पे करती हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आज़ादाना तौर पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले करती है। और अगर वो उन्होंने पहले उन्हें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ने भी उनसे बात की है, बजरिया सेक्रेटरी डिफेंस भी की है, इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग्स भी ली हैं। कल हुकूमत भी पूछ लेगी, वो आकर वहाँ चारों फोर्सेस के चीफ्स कह दें कि हम देने के लिए तैयार हैं, और एलामिया में लिखा जाएगा वो फोर्स देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत का क्या असर है उनके ऊपर? क्या आप समझते हैं कि ये जो कमज़ोर हुकूमत है, जिसे चंद माह पहले तक ये ताना दिया जाता था कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, वो इस मुल्क के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ को कहेगी कि आप हमारे कहने पर फोर्सेस ना दें क्योंकि हम इलेक्शन नहीं चाहते हैं? मुझे तो ये बात बड़ी मज़ाक़ खेज़ लगती है कि वज़ीर आज़म अगर आसिम आर्मी चीफ को कहेगा कि आपने अगर फोर्सेस देनी भी हैं तो इसलिए ना दें कि मुझे इलेक्शन सूट नहीं करता, और वो उनके लिए फोर्सेस नहीं देंगे। मैं तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ बतौर सियासत के तालिब इल्म, और जितनी मैंने यहाँ पे सियासी रिपोर्टिंग और सियासत को देखा है, इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अपना एजेंडा होता है, उनका अपना स्क्रिप्ट होता है, उनकी अपनी सोच होती है, और वो अपने फैसले खुद करते हैं। लिहाजा ये कहना कि जी पीडीएम की हुकूमत जो है वो फोर्सेस पर दबाव डालेगी कि आप फोर्सेस ना दें, हमारी वजह से हमारी बड़ी पोजीशन कमज़ोर है, तो ये तो मज़ाक़ खेज़ बात है। मैं इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं। कल आपके ख्याल में अगर उन्होंने फोर्सेस देनी है, आपके ख्याल में जो भी बात होगी वो ग्राउंड रियलिटी को ज़हन में रखते हुए होगी? नहीं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने इंटरेस्ट में होगी, जो वो चाहते होंगे, उसमें पीडीएम का इंटरेस्ट तो नहीं होगा ना। जो उनकी सियासी सोच होगी उसके मुताबिक बात होगी। मैं ये कह लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता वो ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात कर रहे होंगे। मैं आपसे ज़रा बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर बात करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनकी सियासी सोच के मुताबिक बात बन रही होगी वो कह देंगे, या जो उनको बात ठीक लग रही होगी वो कह देंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो शहबाज शरीफ के दबाव में कोई बात कह देंगे या फजलुर रहमान या आसिफ जरदारी के दबाव में कोई बात कह देंगे। उन्होंने अपनी बात करनी है, वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को भी कह सकते थे कि हम फोर्सेस देने के लिए। तो इसलिए मैं ये तो अब ऐसे ही इमरान खान साहब में जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो बराह रास्त कहते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात का रास्ता रोक रही है।
वो मेरा मतलब है कि घुमाकर बात क्यों कर रहे हैं, जुर्रत पैदा करते हैं। पुराने रिटायर्ड आर्मी चीफ का तो नाम इतने शौक से लेते हैं जैसे वो दाल बट रही है, और मौजूदा चीफ का नाम लेते हुए उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और पीडीएम पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। ये भी डायलेमा हमारे सामने रहना चाहिए। भट्टी साहब, आपके ख्याल में वो जिस तरह अभी मुज़म्मिल साहब भी कह रहे हैं कि कल जो सिचुएशन होगी वो खुद फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है, आपके ख्याल में वो फैसला करेंगे, गवर्नमेंट फैसला करेगी, कौन फैसला करेगा? देखें आदिल, मेरी राय में तो एस्टेब्लिशमेंट की सियासी सोच होनी नहीं चाहिए। वो कौन होते हैं सियासी सोच सोचने वाले? वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बंदे देने वाले। रेंजर कब से कराची में है, मर्दमशुमारी के लिए फौज नहीं गई, इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन के लिए फौज चाहिए। ये क्या जवाब है? वो फैसला जो मर्जी करे, लेकिन आइन उन्हें पाबंद कर रहा है। आइन आप कोई जवाब देंगे ना, मुल्क हालत जंग में है इस वक्त। हर शहर में खुदा ना खास्ता उस वक्त हुए थे जब लाहौर पाकिस्तान में दिन में 5-5 धमाके होते थे। उस वक्त भी इलेक्शन हुए 5-5 धमाके। तो मेरे मोहतरम ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन करवाना होगा। हाँ वैसे बड़ी साहब ये बताएं, नवाज शरीफ बहादुर थे, नहीं मैं एक मिनट, नवाज शरीफ बहादुर थे और मुझे इलेक्शन कमर जवेद बाजवा ने हिलाया। मेरा इमरान खान के साथ तो मुकाबला ही नहीं था, मेरा तो खलाई मखलूक के साथ मुकाबला था 18 में। इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, मैं इनका कोर्ट मार्शल करूंगा। सगा भाई उनका वजीर आज़म में कोर्ट मार्शल कर दे भाई। यो गुजरात की तकरीर भूल गई आपको, मैं भेज देता हूं। कराची की तकरीर भूल गई, कोई भूल गई? तो लिहाजा हम ये है कि अदारों को आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल अदा करना चाहिए। और सियासतदानों को अगर जमहूरियत बचानी है तो अगर एक दूसरे के कंधे ढूंढने हैं तो ठीक है। लेकिन मुझे याद है कि मरीम नवाज ने तो चंद दिन पहले कहा था फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो चचा को कह दें भाई आप आर्मी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चीफ एग्जीक्यूटिव में कर लें। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान। अब मेरा ख्याल है इलेक्शन से फरार का रास्ता मुल्क में जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। मुझे इससे गर्द नहीं नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है। जमहूरियत आगे सहाफत पर भी जो आजकल गंदा कदगन लगाया हुआ है, यू नो बेटर, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। अच्छा, अब मैं वैसे एक बात ये करना चाहता हूँ आपके सामने कि आपने तो कहा ना मेरी तो ख्वाहिश है कि इदारे आइन के मुताबिक काम करें, मेरी तो ख्वाहिश है एस्टेब्लिश, ये मेरी भी ख्वाहिश है, शायद हम तीनों चारों जहाँ बैठे हम सबकी ये ख्वाहिश है। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के लीडर्स की ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमातों की ख्वाहिश नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों की ये ख्वाहिश है कि मुझसे बात करें, मेरे लिए मेरा मसला हल करें, मेरे साथ चलें। वो जैसा अमेरिका कहते हैं ना, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट। सो प्रॉब्लम ये है, और मैं और आप तो बोल के अभी घर चले जाएंगे। वो जिन्होंने फैसले करने भट्टी साहब वो कहते हैं कि ना 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 ना, बिल्कुल न्यूट्रल ना रहना, मेरा साथ देना, सबका यही हाल है। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आप अगर कोई किनारा पकड़ना भी चाहे नहीं पकड़ सकता, ऐसा होता नहीं है। बहरहाल लेकिन हो रहा है। रजा रूमी साहब, क्या सितंबर की तब्दीलियां? मैं भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं जी। मैं भट्टी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जी जी जी। देखिए भट्टी साहब ने कोई तीसरी चौथी दफा बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। देखें, अगर सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को आइन से खेलने की खुली इजाज़त होनी चाहिए? जब मुकदमात हाई कोर्ट्स में ज़ेरे समात हैं और चीफ जस्टिस के पास सू मोटिव का अख्तियार नहीं है, तो उसको लेने की इजाज़त होनी चाहिए कि वो नीचे हाई कोर्ट से मुकदमा उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आए और फिर उसका फैसला करके कहे कि ये आईनी फैसला है। आप गैर आईनी तरीके से आईनी काम करेंगे तो वो आईनी नहीं रहेगा, वो गैर आइनी बन जाएगा। इस मुल्क फिक्रा पूरे होने दें, फिक्रा पूरा होने दें। इस मुल्क में जो इदारा आइन की सरबुलंदी का जिम्मेदार है वो आइन से खेल रहा है, वो आइन तोड़ रहा है, आइन रीराइट कर रहा है। जाना है मैंने रजा भाई को जाना। जी प्लीज गो अहेड। अच्छा रजा रूमी साहब अंजाए कर रहे हैं। हाँ सर, उन्होंने शुक्र पड़ा जब मुजम्मिल साहब ने कहा कि भट्टी साहब को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनका चेहरा देखा, मुस्कुरा रहे थे वो, उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, तो मैंने भी कहा, और ये बड़ी खुश बात है, हर आइन को, हर अदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को
पार्लियामेंट डिक्टेशन नहीं दे सकती, आइन साजी कर सकती है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। माजी की कोई एक मिसाल दे देना जिसने भी मामरे आइन कोई भी किया, किसी ने ये बात उन्होंने करनी है। पार्लियामेंट को राजा रियाज को ये ना दे या तुम्हारी मेहरबानी के बेंच किसने बनाना है, अल्लाह का वास्ता है, वो तो कहते हैं बेंच मुझे बना लो बेंच में। भट्टी साहब आपका पॉइंट भी आ गया, मैं जरा इस पर अपनी कोई अब राय नहीं देना चाहता क्योंकि रजा साहब का टाइम वो ना खराब हो जाए। सर ये बताइएगा रजा साहब कि क्या ये सितंबर की जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, क्योंकि इस मुल्क में सितंबर, नवंबर, दिसंबर बड़ा सितमगर होता है, क्या उसकी वजह से ये सब जल्दी में है जो बैठने को तैयार नहीं? जी देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर का जो था एक डेट जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उससे पहले क्या तूफान बरपा था, कितने जलसे किए, 50 से 60 से ज्यादा जलसे किए इमरान खान साहब ने, और खुला के कहा कि रजा भाई ये हो सकता है कि हम सितंबर और नवंबर अपने कैलेंडर से निकाल दें, ऐसा कुछ हो सकता है अगर लेजिस्लेशन मेरे ख्याल से बदली करनी पड़ेगी। अब इस साल जो फड्डा है और इस साल जो मुसीबत है वो ये है कि सितंबर में एक और तब्दीली हो जानी है बहुत बड़ी, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की। खान साहब यही चाह रहे हैं कि ये इंतखाबात उससे पहले हों, किसी तरह से सिस्टम को पहले तो सूबाई हो जाए, फिर चूंकि या हुकूमत मजबूर हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि सारे इकट्ठे हो जाएं, वो ये वाला गैम्बल भी खेल रहे हैं ताकि सितंबर से पहले उनकी मुवाफिक हालात में और उनके पसंदीदा जज साहिबान की सरबराही में ये मामला तय हो जाएं। नहीं तो सितंबर के बाद जो है उनकी फिर जैसे कहते हैं ना मनमानियां नहीं चलेंगी, और वो नहीं चलेंगी तो आपको लगता है कामयाब होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तो मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि जिस हद तक वो ले गए हैं इस फाइट को, अगर उन्होंने थोड़ी मतानत दिखाई होती, संजीदगी दिखाई होती, कुछ अपने आप को काम रखा होता। देखिए, अब आप ये नहीं कर सकते, ये बात दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे है और पहले से कमजोर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पावर्स चली गई हैं या वो उसकी जो एक प्लेस है तारीख में, निज़ाम में, वो खत्म हो गई है, कतन नहीं। तो इसलिए उन्होंने फड्डा लिया है और फड्डा लिया है। जी आप कहना ये चाह रहे हैं कि रेगे रवां पे नक्शे कदम और कितनी देर? हाँ सही आपने उस मिसरे को इस्तेमाल किया यहाँ पे। लेकिन मैं ब्रीफली आपको ये भी कह दूं कि ये कामयाबी की सूरत अगर खान साहब के लिए उस तरीके से निकल सकती है कि अगर वो थोड़ी सी लचक दिखा के अपने उन मुखालिफिन जिनको वो चोर डाकू कहने पर मतलब वो सांस सी वो भरते हैं, तो वो उनको चोर डाकू और ये और वो कहते हैं, तो अगर वो थोड़ी सी लचक दिखाएं और सियासी तौर पे इसको हैंडल करें। देखें ना, अभी तो खान साहब की भी अपनी सियासत में तब्दीली हुई है, वो सिविलियन हुक्मरानी की भी बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म को काम नहीं कर रहती। तो अब मौका है ना, अब वो आके तो वो हाथ में हाथ डालकर तो वो सामना करें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करें और दूसरी तरफ उनसे कहें कि मेरा साथ भी दो। थैंक यू सो मच रजा रोमी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब। मसला कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, रास्ता ये है कि या आपको क्या कहते हैं कि वो भारी दिल के साथ ये तस्लीम करना पड़ेगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ठीक है या गलत है, उस पर बहस हो रही है, लेकिन या वो तस्लीम करना पड़ेगा या फिर आपको गैर आइनी तरीके से जो है वो इसको डिफेंड करना पड़ेगा। तीसरा रास्ता कोई नहीं। और अगर पार्लियामान की सुप्रीमेसी इस बात पे होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते, तो ज़ाहिर है फिर एक नया पाकिस्तान होगा जहां पर इदारे एक दूसरे की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं करेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।